नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है उसके चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग का अध्ययन करेंगे। जो उद्योग टॉपिक है वो रीड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी कंपटीशन में लगा हुआ है। विनिर्माण उद्योग। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े और जूते खरीदे। उसकी माँ ने क्या है, बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीपक खरीदे, यानी मिट्टी के दिए खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें क्या है, अत्यधिक सामान से भरी थी। चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था कि इतनी चीजें कहाँ से आई। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि क्या है, बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीजें व्यक्तिगत तौर पर क्या है, कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती है। ये नहीं, ये कौन से उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, जो घरों में होते हैं। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से बनाई जाती है, लोहा इस्पात लोहे एसक से, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है। अब कागज किससे बनता है, लकड़ी से, चीनी किससे, गन्ने से, लोहा इस्पात किससे बनेगा, लोहे एसक से, और एल्यूमिनियम किससे बनता है, बॉक्साइट से। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं, यानी जो कपड़े हैं वो किससे बनते हैं, कपास के रेशे बनाए जाते हैं और उसमें इनका निर्माण होता है। अब द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को क्या करते हैं, परिष्कृत यानी शुद्ध करके वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा अन्य पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में क्या है, रोजगार पाते हैं। अगर कोई उद्योग है तो क्या है, अन्य लोगों, जो श्रमिकों को क्या है, रोजगार मिलेगा। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति किस पर निर्भर है, विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व, यानी अगर हमें किसी देश की उन्नति देखनी है तो किससे पता चलेगा, यानी उद्योगों की कितनी वहां क्या है, प्रोग्रेस हुई है। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्य विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की क्या समझे जाते हैं, रीढ़ समझे जाते हैं। यानी अपने में क्या होती है, जो रीढ़ की हड्डी पे पूरा शरीर का जो ढांचा है वो टिका रहता है, उसी प्रकार क्या है, जो उद्योग वो धंधे किस पे, जो देश की प्रगति है वो किस पे टिकी होती है, विनिर्माण उद्योग पे। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते। यानी विनिर्माण उद्योग से क्या है, हमारी कृषि पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि वहां भी लोगों को क्या है, रोजगार मिलेगा। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थी। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्या है, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। अब भारत में जब आजाद हुआ उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई, तो उसके बाद क्या है कि जो पिछड़े क्षेत्र थे उद्योगों में, वहां क्या है, उद्योगों की स्थापना की ताकि इनमें जो असमानता है उसको कुछ कम किया जा सके। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध तथा शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है।
क्योंकि अब कपास है, कपास क्या है, किससे प्राप्त होती है? हम जब खेती करते हैं, जो नरमा कपास की फसल होती है उससे हमें जो कपास प्राप्त होती है, उसी से क्या है, कपड़े का निर्माण होता है। तो जो ये क्या है, कृषि और उद्योग दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को क्या किया है, प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु क्या है, उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। हमारे जो जैसे उद्योग धंधे अगर उनमें क्या है, उच्च गुणवत्ता की जो वस्तुएं तैयार होगी, तभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्या है, प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से कितना प्रतिशत है, 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि उद्योगों का कितना प्रतिशत योगदान है, 27% में से कितना है विनिर्माण उद्योग का, 17%। बाकी 10 में क्या आ गया, खनन भी आ गया, गैस और विद्युत आ गया। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का क्या है, 25 से 35% है। यानी उनका अपने से क्या है, ज्यादा, क्योंकि वह औद्योगिक क्रांति क्या है, पहले हुई थी। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियां तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में क्या है, अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। औद्योगिक अवस्थिति। उद्योगों की स्थापना स्वभावतः क्या है, जटिल है। अब उद्योग जहां हमें कहां स्थापित करने होंगे, जहां क्या है, इनकी स्थापना, कच्चे माल की उपलब्धता, जहां जिस एरिया में क्या है, हमें कच्चा माल मिलेगा, मान लो राजस्थान में कच्चा माल मिल रहा है, तो हम नीचे जाके केरला में थोड़ी ना वहां उद्योग लगाएंगे, क्योंकि इतना तो हमारा ट्रांसपोर्ट का ही लग जाएगा। तो इसके लिए कहाँ है, हम कहाँ उद्योग धंधे लगाएंगे, जहां हमें कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। यानी ये सब चीजें जहां उपलब्ध होगी, वहीं क्या है, उद्योग धंधे स्थापित होंगे। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग क्या है, असंभव है। लेकिन फिर भी क्या है, फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो या जहां इनमें से कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। यानी इनको अगर दूसरी जगह भी भेजा जाए तो क्या, कम कीमत पर, तो वहां क्या है, उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। यानी जहां उद्योग धंधे लगेंगे वहां क्या हो जाएगा, नगरों का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित
कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही क्या है, केंद्रित हो जाते, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। आजादी से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। यानी यहाँ से क्या दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी। परिणाम स्वरूप कुछ नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ क्षेत्र से क्या थे, घिरे हुए थे। अब उद्योग बाजार संबंध। अब सबसे पहले क्या है, निवेश। निवेश करने के लिए क्या है, कच्चा माल अथवा उसके घटक, फिर उत्पादन घटक, फिर भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और अवसंरचना, फिर उसके बाद परिवहन, फिर कारखाना, फिर तैयार माल यानी जो उत्पाद है उसको परिवहन के द्वारा कहाँ भेजना, बाजारों में। और ये क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाती है, पूंजी। अगर पूंजी होगी तभी हम कोई उद्योग धंधा की स्थापना कर सकते हैं। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी क्या है, न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। उद्योग की आदर्श अवस्थिति, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, यानी हमें वहां से अगर कहीं से कच्चा माल मिल रहा है तो उसकी लागत कितनी, उस स्थान पर उत्पादन की लागत, और उस स्थान पर क्या है, उद्योग की स्थापना का निर्णय, फिर उत्पादन के वितरण की लागत, यानी हम जो उत्पाद तैयार होगा उसको हम अलग अलग बाजार में भेजेंगे तो हमें कितना क्या है उसकी लागत आएगी। तो ये सारे बिंदु देख के बाद में क्या है, उद्योग या बिजनेस की स्थापना की जाएगी। उद्योगों का वर्गीकरण। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयां आदि। यदि हम विशेष मानदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकते हैं। उद्योग को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर। तो सबसे पहले कौन सा है, कृषि आधारित। अब कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल, ये किस पर आधारित हो गए, कृषि पर। खनिज आधारित, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग, ये किस पर आधारित है, खनिज आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। अब आगे प्रमुख भूमिका के आधार पर। अब भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग। अब आधारभूत उद्योग में कौन से आएंगे कि जिनके उत्पाद या कच्चे माल उद्योग दूसरे उद्योग पर क्या है, निर्भर है। लोहा इस्पात, तांबा परगलन व एल्यूमिनियम परगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन, ये क्या है, सीधे उपभोक्ता के पास ये पहुंचते हैं, तो ये क्या है, उपभोक्ता उद्योग। पूंजी निवेश के आधार पर, अब ये लोहा इस्पात वाले ये अपने घर पे तो बाद में इनका कुछ चीज बन के आएगी, तो ये कौन से हैं, आधारभूत उद्योग की ये श्रेणी में आते हैं। पूंजी निवेश के आधार पर, अब पूंजी निवेश के कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में क्या है, परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतर स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में क्या है, अधिकतर निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। यानी वर्तमान में क्या है, अधिकतम कितना, 1 करोड़ का निवेश स्वीकार्य है। अब स्वामित्व के आधार पर, अब सार्वजनिक हो गए, निजी हो गए और क्या हो गए, संयुक्त उद्योग, सहकारी उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा
प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, भेल, और एक कौन सा है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। तो ये किसके उपक्रम है, भारत सरकार के उपक्रम है। और सार्वजनिक क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उसके द्वारा संचालित है। अब निजी क्षेत्र के कौन से आगे, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर, ये किसके हैं, निजी क्षेत्र के। संयुक्त उद्योग, अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, इसमें 3 तो ये दे दिया और एक दे दिया भेल, तो भेल कौन सा आ गया, सार्वजनिक क्षेत्र का। अब संयुक्त उद्योग कौन से हैं, वे वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के क्या है, संयुक्त प्रयास से चलते हैं, यानी उनमें 50-50% क्या हो जाती है, पार्टनरशिप हो जाती है, कि आधा तो कौन देगी, राज्य की जो गवर्नमेंट है वो, और आधा कौन है, निजी क्षेत्र। इसमें कौन सा आ गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व है कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। जो कच्चे माल की पूर्ति करता है और जो यह वहां कार्य करता है, वो तो क्या है, वो दोनों श्रमिकों की क्या है, सहकारी उद्योग की श्रेणी में ये आते हैं। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है, लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित ये क्या उद्योग है, सहकारी उद्योग की श्रेणी में आते हैं। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा वह भार के आधार पर, भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। अब क्रियाकला, कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को 2 वर्गों में विभाजित करने, यानी क्रियाकलाप है, ये क्या है, स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है। अब कृषि आधारित उद्योग, अब कृषि आधारित कौन कौन से आगे, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल और उद्योग, ये क्या है, कच्चे जो माल पर आधारित उद्योग है। अब वस्त्र उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह एक अकेला उद्योग है क्या, जो कच्चे माल से उच्चतर अतिरिक्त मूल्य उत्पादन करने की श्रृंखला को परिपूर्ण, वह क्या है, आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर उद्योग कौन सा आ गया, जो वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई तथा क्या है, हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। उपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई। क्यों, क्योंकि हमारे उद्योगों इंग्लैंड के जो मशीन निर्मित माल थे उससे क्या है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, क्योंकि जो हथकरघा वाले से बनते थे वो माल भी महंगा होता था, और जो वो विदेशों से आता था, लंका सराय से, वहां उनकी मिलों से बनके, वो क्या था, माल उनकी अपेक्षा सस्ता होता था, तो उससे क्या है, वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, और धीरे धीरे जो भारत के उद्योग थे वो क्या हो गए, नष्ट होते चले गए। अब रेशा उत्पादन, रेशे से फिर क्या होगी, बुनाई, कताई, तो कताई से फिर सूत, फिर बुनाई से क्या बनता है, कपड़ा, फिर रंगाई व परिष्कृत, फिर वस्त्र गारमेंट बन जाएगा, फिर वस्त्र निर्माण। और रेशम उत्पादन ये क्या है, कच्चा रेशा। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था, मुंबई में लगाया गया था। अब भी क्या है, ये सफल उद्योग मुंबई में भी है, लेकिन मुंबई में क्या है, अब जो श्रमिक, जो लेबर है वो काफी महंगी होगी, और माल भी क्या है, महंगा है। तो ये जो सूती वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं वो अन्यत्र जगह पे क्या है, स्थानांतरित की जा रही है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम सफल सूती में उद्योग 1954 में कहाँ लगाया गया था, तो कहाँ लगाया गया था, मुंबई में लगाया गया था। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था। किससे जूझ रहा था, 2 विश्व युद्धों से, तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। भारत उस समय किसके अधीन था, इंग्लैंड के। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला था। बाद में इसी कारण क्या है, भारत में 1918 से 54 के बाद में
औद्योगिक मिलें वगैरह प्रारंभ हो गई थी। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के क्या है कपास उत्पादन क्षेत्रों तक की सीमित था। प्रारंभ में जहां कपास होती थी वहीं था। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता यानी बंदरगाहों की, श्रम, नमी युक्त जलवायु, तो उसके लिए क्या है वस्त्र निर्माण के लिए नमी युक्त जलवायु चाहिए। लेकिन अब तो क्या है जो आर्टिफिशियल जलवायु यानी कृत्रिम से सब कुछ हो रहा है। तो आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग को का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों का यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक मिल, स्टोर, पैकेजिंग सामग्री और क्या है इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का भी विकास होता है। अब ये जब वस्त्र निर्माण होता है तो उसमें क्या है बाद में पैकेजिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, तो इनके भी क्या है अलग से इंजीनियरिंग के लिए भी अलग से उद्योग इनके साथ विकसित होते चले गए। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशमी, जरी और कसीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक क्या है विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों में मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। महात्मा गांधी ने सूत काटने और क्या है खादी बुनने पर बल क्यों दिया था? क्या ताकि क्या है वो आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए जोर दिया था कभी उनको अलग से कहीं जाना नहीं पड़े और वो क्या है आत्मनिर्भर बन सके। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत किसको करता है सूत का निर्यात? जापान को। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश है कि सूती वस्त्र का जो भारत है वो आयात कहाँ करता है? आयात यानी मंगवाना, निर्यात यानी भेजना। कहां से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, इन देशों में किया जाता है। सूती रेशे आयात। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग क्या है 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, यानी हमने इतनी उन्नत तकनीक विकसित कर ली है कि जो हमारे कारखाने में जो माल बनता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपयोग करने में सक्षम है। लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयां देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती है। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर क्या है छोटी व बिखरी हुई इकाइयां हैं जिनका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, यानी वो क्या है स्थानीय मांग को ही पूरा कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, यानी हम बाहर भेज देते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं का कपड़ा क्या है आयात करना पड़ता है। भारत 85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, यानी जो धागा है वो क्या है 85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 800 रुपए प्रति किलोग्राम। कहाँ तो 85, कहाँ 800। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण का मूल्य में क्या होती है वृद्धि होती है।
हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है? यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि इसे क्या है, आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। अब इसमें ये डायग्राम में क्या है, वस्त्र उद्योग का दे रखा है। अब श्रीनगर और अनंतनाग और पंजाब में आ गया अमृतसर और लुधियाना, तो क्या है, फेमस है। इधर पानीपत, गुरुग्राम, बीकानेर, जयपुर, ये क्या है, ग्वालियर। ये किस वस्त्र के है, जो ये रेड कलर के अंदर बिंदी ऐसे दे रखी है, तो ये किसके हैं, ऊनी वस्त्र उद्योग। और जो सूती वस्त्र उद्योग है वो किसमें है, जो ब्लैक रंग के गोले बने हुए हैं वो। अब सूती वस्त्र के लिए कौन सा आ गया, मुरादाबाद आ गया। मुरादाबाद कहाँ है, यूपी में। और आगरा क्षेत्र आ गया, इधर अहमदाबाद आ गया, राजकोट, पोरबंदर, देवास, उज्जैन, वडोदरा और इंदौर, ये किससे हैं, सूती वस्त्र के ये उद्योग धंधे हैं। और ऊपर जो ऐसे ये सर्कल बना हुआ है, इसमें क्या है, बारामूला, ये क्या है, रेशम उद्योग का। ये जो ऐसे ब्लैक रंग के अंदर बॉक्स है, ये किसका है, रेशम उद्योग का। और नीचे जो मैसूर, बेंगलोर, इधर जो मैसूर है, मैसूर में भी क्या है, रेशम वस्त्र की बुनाई की जाती है। और इधर ये कोलार में, ये उद्योग धंधों के बारे में इसमें बताया गया है। सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र उद्योग का वितरण, विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में क्या है, अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की क्या है, आवश्यकता है। अन्य समस्याओं से कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि है। पटसन उद्योग, भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। यानी भारत से क्या है, इसका निर्यात किया जाता है। सबसे सर्वाधिक निर्यात कौन करता है, बांग्लादेश। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80% पटसन उद्योग थे। कितने थे, 80। कितने थे, 80% उद्योग थे। इनमें से अधिकांश कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। यानी पटसन उद्योग टोटल कितने थे, लगभग 80 उद्योग थे। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट कहाँ लगाया गया था, रिसरा में 1855 में लगाया गया था। अब ये कौन सा आ गया, पटसन उद्योग, कहाँ, कोलकाता में। अभी ऊपर पढ़ा था कि प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी और वह सफल भी हुई थी। और कब स्थापित की गई, 1854 में। तो आप सभी को उसका स्थान बताना है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, 1854 में। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला पटसन उद्योग कहाँ लगाया गया, कोलकाता में। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात क्या है, पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन जो 3/4 जूट उत्पादन क्षेत्र यानी जो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात कहाँ चला गया था, बांग्लादेश में चला गया था। यानी जब भारत आजाद हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान एक भी हिस्सा इसका हिस्सा था, जिसको बाद में क्या ये इससे स्वतंत्र हो गया और क्या बन गया, बांग्लादेश। तो जो उद्योग थे वो कहाँ रह गए, भारत में। और जो उत्पादन क्षेत्र था वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। हुगली नदी पर इनके स्थित होने के निम्न कारण, यानी हुगली नदी के पर वहां क्यों स्थित है, पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल पश्चिमी बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय क्षेत्र के रूप में क्या है, बैंकिंग, बीमा
और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं यानी बंदरगाह की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। इसलिए क्या है, यहाँ पटसन उद्योग का विकास हुआ है हुगली नदी के क्षेत्र में। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से क्या है, कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। पटसन उद्योग से किस किस को है कि बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस को इनको क्या है, कड़ी प्रतिस्पर्धा इनसे मिलती है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी क्या है, घरेलू मांग बढ़ी है। तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। पटसन के प्रमुख खरीदार कौन कौन से देश है? अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादन के लिए अवसर प्रदान किए हैं। यानी अब इन पदार्थों के प्रति पर्यावरणीय के क्या है, ये जूट है जो इसके अनुकूल है, तो लोगों में वापस क्या है, इसके प्रति जो लगाव बढ़ा है और साथ में क्या होगी, लोगों में जागरूकता आई है, तो इस कारण उत्पादन के अवसर फिर से इनको प्रदान होने लगे हैं। चीनी उद्योग, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। लेकिन गुड़ व खांड सारी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। गुड़ के उत्पादन में कौन सा? प्रथम। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का कितना? 60% उत्तर प्रदेश वह बिहार में है। अब चीनी मिलों का कितनी परसेंट? 60%। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ क्या है, पानी की भी अच्छी खासी व्यवस्था है। पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर कहाँ बढ़ी है? महाराष्ट्र में। किसकी मिलों की? जो चीनी मिलों की। इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी तो गन्ने का जो रस है वो क्या हो जाएगा? सूखना शुरू हो जाएगा। तभी तो क्या है, जैसे ही गन्ने की कटाई होती है तुरंत कहाँ उसको भेजा जाता है? मिलों में भेजा जाता है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी क्या है? गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही है। किन राज्यों में? महाराष्ट्र में। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है। इस उद्योग का अल्पकालीन होना, जब तक फसल होती है तभी तक इसका क्या है? कार्य चलता है। पुरानी व अक्षम तकनीक का अभी भी क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। परिवहन अक्षमता के गन्ने का समय पर क्या है? कारखानों का में न पहुंचना और खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। अब जो माल है वो जल्दी से क्या है, अब किसान तो ट्रैक्टरों में लेके आएगा, तो वो धीरे 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 काफी दिनों से क्या बाद में क्या है वहां पे पहुंचता है, तो परिवहन भी की भी क्या इसमें कमी है। खनिज आधारित उद्योग, तभी तो ये क्या है, जहाँ इनका क्षेत्र होता है जैसे गन्ना उत्पादन क्षेत्र, वहीं इन मिलों की स्थापना की जाती है। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बड़ी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री तथा रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की क्या है, उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन और खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। यानी किसी देश में इस्पात की कितनी खपत हो रही है, तो वो क्या है, विकास का पैमाना है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही क्या है, भारी और स्थूल होते हैं। इसके लिए अधिक
परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा में की आवश्यकता होती है। यानी इस्पात को कठोर बनाएंगे तो करने के लिए क्या किया जाता है? उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रखें कि क्या है कि इसके निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होगी। यानी माल तैयार हो तो हो जाएगा जहां इनका उत्पादन क्षेत्र है, लेकिन बाद में क्या है, उसको परिवहन के माध्यम से बाजार में भी तो भेजना है, तो इसके लिए क्या है, सक्षम परिवहन की आवश्यकता होगी। वर्ष 2019 में भारत में क्या है, 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादों में दूसरे स्थान पर था। अब कच्चा माल में भारतीय इस्पात उद्योग के लिए कौन से पे था? दूसरे स्थान पे। यह स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2019 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत केवल कितनी है? 74.3 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत कितनी है? 229.3 किलोग्राम थी। अब ये तालिका दे रखी है कि भारत में इस्पात उत्पादन 2015-16 में कितना था? 106.60 मिलियन टन में, और 16-17 में कितना हो गया? 120 के लगभग, और 17-18 में 126, फिर 18 में वापस कितना आ गया? 101, और 19 में कितना आ गया? 102.62 टन। और ये किसने आंकड़े जारी किए हैं? इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये आंकड़े जारी की गए हैं। भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत इतनी कम क्यों है? क्यों? इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे क्या है, इस्पात संयंत्र लगे हुए हैं। अब ये इसके दे रखा है कि कैसे इसमें काम किया जाता है, किस प्रक्रिया से। अब भारत लोहा और इस्पात संयंत्र अब कहाँ कहाँ है? बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, बिहार। इसमें से 3 है किसमें लगे हुए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। एक कब लगा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। बोकारो कौन सी में लगा हुआ है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भिलाई हो गया, इधर कौन सा हो गया? विशाखापट्टनम का ये क्या है? लोहा और इस्पात उद्योग। इधर विजयनगर, भद्रावती और सेलम, ये सभी क्या है? लोहा इस्पात उद्योग है। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र है जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिसमें क्या है, इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें क्या है, कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे क्या है, आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन के लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया गया था। आज चीन इस्पात का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन आता है कि विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन है? चीन। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी कौन सा है? चीन, यानी वहां निर्माण कार्य सर्वाधिक है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा व इस्पात उद्योग केंद्रित है। भारत के सर्वाधिक उद्योग धंधे कहाँ हैं? जो छोटा नागपुर का पठार है वहां। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए क्या है, अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लोहे अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इसकी मांग है। इनकी क्या है? मांग है।
यद्यपि भारत संसार का सबसे महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इसके पूर्ण संभाव्य का विकास अभी तक क्या है नहीं कर पाए, जितना क्या है चीन ने किया है। इसके निम्न कारण है क्या? उच्च लागत तथा कोकिन कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित अवसंरचना आदि इसके लिए क्या है, तो इसके विकास इसलिए इसका नहीं हो पाई है, इसके कारण है। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से क्या है आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु क्या है पर्याप्त है। निजी क्षेत्र के उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की क्या है आवश्यकता है। अब भारत और चीन का इसमें आए आंकड़े दे रखे हैं कि 2015 में उत्पादन हुआ है, तो ये कितना है 80.3, और ये इतना कि सर्वाधिक ये कहाँ हुआ है भारत में, तो 89 आ गया, इधर 95। भारत और चीन में कच्चा इस्पात उत्पादन, सबसे पहले ये छोटे वाले ये तो भारत के आंकड़े हैं और ये बड़े वाले किसके हैं चीन के। अब आगे एल्यूमिनियम परगलन, भारत में एल्यूमिनियम परगलन द्वारा दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का जंग अवरोधी, उष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से इसका क्या उत्पादन बढ़ा है। देश में एल्यूमिनियम परगलन संयंत्र कहाँ कहाँ है? ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में क्या है ये स्थित है। अब ये नालको परगलन में ये क्या है पट्टी लेप मिल है, ये इसकी वो पट्टियां बनाई जा रही है। प्रागलकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट इसमें दे रखा है कि एल्यूमिनियम निर्माण को इसमें दर्शाया गया है। सबसे पहले क्या है बॉक्साइट कच्चा माल, बॉक्साइट खनन किया जाएगा, फिर परिवहन जल व समुद्र के मार्ग द्वारा इनको भेजा जाएगा। बॉक्साइट एलन और एल्यूमिया घुलन, फिर एल्यूमिनियम शोधशाला हो जाएगी, फिर क्या है प्रागलक स्थल तक भारी ऐसे का पहुंचना, शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक और कोयला खान से पीच। अब ये क्या है इसका ये बनने की इसमें प्रक्रिया दिखा रखी है। अब जो इस उद्योग की आवश्यकता के लिए दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या नियमित, तो एक तो क्या है ऊर्जा यानी विद्युत की आपूर्ति हो और कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता, यानी कच्चा माल क्या है हमें मिले और कम कीमत पर मिले। अब नेक्स्ट, अब ये इसमें क्रियाकलाप काफी दे रखे हैं। रसायन उद्योग, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितनी है 3%। किसकी? रसायन जो उद्योग है उसकी कितनी है 3%। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से क्या है 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा वृत्त दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में क्या है तीव्रवृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में क्या है ये प्रयुक्त होता है। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, एस, कांच, साबुन, शोधक तथा अपमार्जक कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन है तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा? क्योंकि कार्बनिक रसायनों में पेट्रोल रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक रंजक पदार्थ, दवाइयां
औषध रसायनों के बनने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधन शालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप क्या है स्थापित किए जाते हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा क्या है उपभोक्ता भी है। कैसे कि आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा औद्योगिक बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों में एक सूची बना लें। अब उर्वरक उद्योग, उर्वरक यानी जो खाद्य जो क्या होती है खाद वगैरह होती है जो डलती है फसलों में। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः कौन सी यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक जिसे डीएपी बोलते हैं तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटास क्या है शामिल है के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द क्या है केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटासियम यौगिकों के भंडार नहीं है। क्योंकि भारत में क्या है पोटास के भंडार नहीं है तो इनको क्या है आयात किया जाता है। हरित क्रांति, हरित क्रांति के पश्चात जो हरित क्रांति के बाद में क्या है यूरिया का जिनका इस्तेमाल काफी बढ़ गया था। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में फैला। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल यहाँ सर्वाधिक गेहूं होता है और केरल में क्या होते हैं चावल। कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं यानी ये राज्य कितना करते हैं 50%। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिमी बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक। अब सीमेंट उद्योग, विनिर्माण के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है कि सीमेंट की। घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए सीमेंट क्या है आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम की आवश्यकता होती है। अब चूना पत्थर भी चाहिएगा, सिलिका और जिप्सम। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें क्या है कोयला व विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक होती है। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं। किसकी सीमेंट उद्योग की। राजस्थान में भी काफी है क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता है। जो गुजरात में सीमेंट के उद्योग धंधे हैं उनसे जो माल तैयार होता है वो कहाँ भेजा जाता है खाड़ी के देशों में। किससे समुद्र मार्ग से भेजा जाता है। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में कहाँ लगाया गया था चेन्नई में तथा स्वतंत्रता के पश्चात उस उद्योग का प्रसार हुआ था। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जो पढ़ा था अभी हमने ऊपर की जूट की जो जूट उत्पादन के जो क्षेत्र थे स्वतंत्रता के बाद कारखाने कहाँ रह गए थे भारत के अंदर रह गए थे और जो उत्पादन क्षेत्र था वो कहाँ चला गया था। यानी बंटवारे के बाद जो भारत का जो उत्पादन क्षेत्र था किसको प्राप्त हुआ था और वर्तमान में वो उद्योग धंधे कहाँ है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और पहला जो सीमेंट उद्योग है वो कहाँ स्थापित किया गया था चेन्नई में। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त यानी भारत में जो घरेलू में इसकी मांग भी काफी है किसकी सीमेंट की। पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिणी एशिया के बाजारों में मांग बढ़ी है। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त क्या है घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने का प्रयास किए जा रहे हैं। मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत के विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया और बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के क्या है वाहनों का बाजार और वाहनों की मांग बढ़ी है जिसमें इस उद्योग में विशेषकर क्या है कार, दोपहिया, तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग कहाँ है दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर क्या है तथा बेंगलुरु में के आसपास यह स्थित है।
सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में कौन से आ गए? ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, टेलीफोन, एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। अब भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद और पुणे जो दक्षिणी भारत के राज्य है उनके जो ये जिले हैं। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो निरंतर विकास किया जा रहा है वो इसके विकास में सहायक है। औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण। अब उद्योग धंधों से क्या है? सर्वाधिक क्या होता है? प्रदूषण होता है। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। कौन कौन से? वायु, जल, भूमि और ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी क्या है? शामिल है। वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में जो अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा और धुआं। तो इनमें क्या है? ये सल्फर डाइऑक्साइड की गैसों की मात्रा है। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं। परगलन उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, परगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए क्या है? धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा क्या है? पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। अब जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा जो क्या है? कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को सीधे नदी में छोड़ दिया जाता है। तो जल प्रदूषण के ये प्रमुख कारण हो गए। कौन कौन से उद्योग है? कागज लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये उद्योग किसके लिए उत्तरदायी है? जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। अब भारत में कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स दे रखे हैं इसमें। तो कहाँ है? श्रीनगर, मोहाली कहा गया, पंजाब नोएडा, उत्तर प्रदेश जयपुर, राजस्थान में गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में इंदौर, एमपी में मुंबई और पुणे ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। हैदराबाद आ गया, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम ये क्या है? कुछ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पार्क्स आ गए। अब जो जल प्रदूषण, जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबड़ सहित क्या है? कृत्रिम रसायन आदि जल में क्या कर देते हैं? वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फोस्को, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां हैं। तापीय प्रदूषण, जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही क्या है? नदियों में डाल दिया जाता है, तो तापीय प्रदूषण होता है। तो नदियों में डाल दिया तो नदियों में जो मछली वगैरह है तो वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के जो अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादन कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार और अकाल प्रसव यानी जल्दी क्या हो जाती है? डिलीवरी हो जाती है जैसी बीमारियां होती है। मृदा व जल प्रदूषण,
आपस में संबंधित। अब जल कहाँ जाएगा? मृदा पे। मृदा तो मिट्टी भी क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक भाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से घिसते हुए क्या हो जाते हैं? भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता, उत्तेजना यानी वरण क्या होती है? सुनने की अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप और अन्य हानिकारक क्रियाएं होती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक क्रिया का स्रोत, चिंता का स्रोत है। कई बार डीजे इतना लाउड आवाज में, वॉल्यूम में बजता है कि हमें क्या है, इसे ऐसा लगता है अब जी घबराएगा और उल्टी आएगी। तो मानसिक चिंता का ये क्या है? स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जेनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस, यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। यानी 1 लीटर अपशिष्ट अगर बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 8 गुना, यानी 8 लीटर जल प्रदूषित हो जाएगा। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है? इसके कुछ उपाय। कैसे? विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग और जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा इसका क्या है? रिसाइकल करके दोबारा इसका उपयोग किया जाए। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा संग्रहण। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छंटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना और तलछट जमा आदि सम्मिलित है। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन इनका यानी किया जाए। इसमें अपशिष्ट जल को क्या है? पुनर्चक्रण के द्वारा पुनः इसका प्रयोग किया जाए, यानी जल को शुद्ध करके इसका वापस हमें क्या करें? उपयोग। जहां भूमिगत जल का स्तर कम है वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर क्या लगाया जाना चाहिए? प्रतिबंध। जहां भूमि में जल का स्तर पहले ही कम और वहां इसके क्या है? ट्यूबवेल वगैरह से बाहर निकालने पर इसमें क्या है? प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों की में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोटेसी अवशेषण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से क्या है? पृथक करने के लिए उपकरण होने चाहिए बाद में, ताकि क्या है? इसकी जो धुएं से क्या है? वायु प्रदूषित न हो। कारखानों में कोयले की अपेक्षा किसका प्रयोग करें? तेल गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। अगर हम गैसों का उपयोग करेंगे, तेल का उपयोग करेंगे तो क्या है? उसमें धुएं में कमी आ जाएगी। कोयले से धुआं सर्वाधिक निकलता है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए, यानी कानों में हमें शोर नियंत्रण करने वाले उपकरण पहनने चाहिए। सतत पोषकीय विकास की चुनौतियों के लिए क्या है? पर्यावरणीय संरचना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। अभी इसमें क्या है? फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र, यानी ये मल उपचार ये संयंत्र यहाँ लगा रखा है। राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह एनटीपीसी द्वारा दिखाया गया फार्म ये इसमें इसका बनाया हुआ है। अब इसके क्वेश्चन आंसर। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? अब जो चूना पत्थर है वो कहाँ होगा? एल्यूमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक या मोटर गाड़ी। तो किस में होता है? सीमेंट में। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील का बाजार में उपलब्ध कराती है? यानी स्टील बाजार में कौन सी कराती है? जो सेल है वो क्या है? बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है वो स्टील उपलब्ध करवाती है।
निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा? एल्यूमिनियम परगलन। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।